ओके फ्रेंड्स, तो हम आज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पार्ट शुरू करेंगे। और मैं शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे देता हूं। आप लोगों के ग्राफ बुक में राइट हैंड साइड पेज समझ लो ग्राफ पेपर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखने के लिए पेज अवेलेबल है। यस और नो? यस सर। हाँ, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। ग्राफ तो ग्राफ पेपर पे बनेगा, लेकिन उसका कुछ हमें वर्किंग, उसका हमें कुछ कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत पड़ती है, और वो एज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन होगा। वो रफ वर्क नहीं है, ध्यान रखना। तो ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे जो एक पेज आपको ब्लैंक अवेलेबल है, उस पे ही पूरा मतलब उसका उसके ऊपर ही पूरा वर्किंग फिनिश होना चाहिए। ये इंटेंशन रहता है, जो कि एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर अलग से अटैच करना है। वर्किंग एक्सेट्रा यू टू शो इन योर कंटिन्यूएशन सप्लीमेंट में ही आपको मेन आंसर शीट में ही आपको कंटिन्यू करना रहता है। सो एट दैट टाइम देर इज नो लिमिटेशन अबाउट द पेज। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आपको एक ही पेज इस तरह का मिल रहा है, राइट हैंड साइड का ग्राफ उसके सामने वो वर्किंग उसका उसी का उधर दिखना चाहिए। नहीं क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे तो वही क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएगा, वापस सामने का ग्राफ पेपर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा कोई ऐसा भी सोचेगा तो गड़बड़ है कि सर हम वर्किंग वगैरह नोटबुक में लिखेंगे और ग्राफ ग्राफ पेपर में बनाएंगे। तो ये भी ठीक है बात, लेकिन उसमें क्या होगा कि तुम्हारा फिर सॉल्यूशन दो बुक में अलग अलग आपको कैरी करना पड़ेगा, कि भाई ग्राफ इसमें ग्राफ बुक में देखना पड़ेगा और वर्किंग उसका जो है वो उसके नोटबुक में देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड का एक पेज जो है, इट शुड बी इनफ टू कंप्लीट द वर्किंग पार्ट। हाँ, मैं भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से आप चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड के पेज को दो हिस्सों में बांट दे। जैसे आप लेजर अकाउंट बनाने के लिए पेज को मोड़ते हो, वैसे आप मोड़ देंगे ताकि आपको जो है लिखने में आसानी हो। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करूंगा उसके लिए ये मैंने बात किया है। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस राइट नाउ, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग द स्टेप्स। तो वो आप नॉर्मल नोटबुक में लिखेंगे, आई डोंट माइंड। सभी लोग समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? किसी को कुछ पूछने का तो बात करो। कंफर्म टू एवरीवन? कृति, हेत, अल्फिया? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या आप लोगों को भी कंफर्टेबल रहेगा जब हम कभी सामने सामने नहीं है फिर भी मैं प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, ताकि यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड? तो क्या आपका भी उधर सोल्यूशन वगैरह नोट्स वगैरह बराबर मेंटेन रहे? चलिए, मैं एलपीपी के सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करता हूँ। हमने देख लिया कि किस तरह से कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होता है। जैसे कि ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया हुआ तुम्हारे सामने मैं दिखा रहा हूँ। दिस इज अ फॉर्मुलेटेड पार्ट, बराबर है। इसी को आगे हम सॉल्यूशन के लिए कंटिन्यू करते हैं। मतलब कि जो सॉल्यूशन के लिए अलग से क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको इतना पार्ट दे दिया होगा और बोला होगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करके ये आपको दे दिया होगा। फ्रॉम दिस यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग सॉल्यूशन, स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशन। नाउ इन सॉल्यूशन, पहले तो आपके सामने
जो जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे उस कंस्ट्रेंट को ध्यान में लेना है। कितने कंस्ट्रेंट है ये मेरे सामने जो प्रॉब्लम है? लास्ट क्वेश्चन आपका 6th हुआ था ना, ये आपने लिखा कि नहीं डिटेल में? हाँ, वेरी गुड। मेन कितने कंस्ट्रेंट्स हैं? 2. 2 कंस्ट्रेंट्स हैं। और आप सभी को मालूम है कंस्ट्रेंट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Inequality. इनइक्वालिटी, इन इक्वेशन, बराबर है? तो ये इनइक्वालिटी जो लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, व्हाटएवर, ये इनइक्वेशन को आपको टेम्पोररीली इक्वेशन में कंसीडर करना है। मतलब क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, व्हाटएवर इट विल बी, इट शुड बी देन ट्रीटेड एज इज इक्वल्स टू। मतलब वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। जैसे ही बीच में लेस देन के इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के जगह पे हम इज इक्वल्स टू कर देंगे तो वो इन इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Equation. इक्वेशन बन जाएगा। और वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा क्योंकि x और y के टर्म में है ना, तो दैट इक्वेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। एंड एनी लीनियर इक्वेशन यू कैन प्रिपेयर लाइन ऑन अ ग्राफ। ये सबको लाइन बनाने के लिए ग्राफ के ऊपर, इक्वेशन के ऊपर से ग्राफ पे लाइन कैसे बनाने का, वो मोर और लेस कहीं ना कहीं आपने किया होगा स्कूल लेवल पे भी, और वो आपने देखा भी होगा। एंड इवन आई रिमाइंड यू, इन द लास्ट ईयर लीनियर इनइक्वालिटी का जो चैप्टर था उसके अंदर भी हमने ग्राफ बना के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है। सो दैट पार्ट इज गोइंग टू बी अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू परफॉर्म। मतलब वो ग्राफ बनाने का पार्ट जो ना, उतना वो आपको परफॉर्म करना है। मतलब लाइन कैसे बनेगा उस इक्वेशन का ग्राफ में, उसका हमें पूरा प्रोसेस करना है। एक बार ग्राफ में लाइन बन जाएगी उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की कुछ बातें मैं शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो ग्राफ बनाने की वाली बात है वो तो कॉमन है। लाइन के ऊपर से ग्राफ बनाने का बात तो आपने ये एलपीपी के अंदर ही नहीं सीखना है, ये तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है स्कूल में भी, शायद आपने उसका ग्राफ कन्वर्ट करके लिया होगा। तो आपको ये सब बातें कॉमन है। तो जितनी बात अभी तक मैंने की वो तो कॉमन सी बातें थी कि लाइन को, इक्वेशन का जो हमको दिया होता है उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं, that is common part. After that what we have to do, that is interesting and that is to be dealt in the LPP। वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो LPP के लिए स्पेसिफिकली डिस्कशन में मैं लूंगा। तो कंस्ट्रेंट 2 हो, 3 हो या 4 हो, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसके उतने लाइन बनेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू जो भी दिया है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जरूरत बाद में हमको आएगा। अभी ग्राफ ड्रॉ करने में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई हमें जरूरत पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन पूरे सॉल्यूशन के अंदर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात मुझे करनी तो है, ऐसा नहीं कि उसको सर कंसिडर ही नहीं करना है। ये पूरे का हमको कंसिडरेशन करना है। पूरा ये जो फॉर्मुलेटेड पार्ट है आपके सामने, उसका एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सॉल्यूशन के लिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रेंट इज इंपॉर्टेंट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट। दो माई स्टोरी स्टार्टेड विद द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट का रोल जो है वो पहले है, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ का कुछ डिस्कशन होना है, फिर मेरा डिस्कशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर आएगा। सो while having the solution of LPP, very first step, consider given constraints in terms of inequation.
as equation and prepare graph of each line। उसका मतलब होता है represent graphically equation on graph paper। ए लाइन में से इक्वेशन में से आपको ग्राफ कैसे बनाने का किसको मालूम है क्या? जैसा ओरली मुझे भी बताओ ना तो मालूम पड़े। लाइन का ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करने का जो काम है, मामूली काम है, कैसे करते हैं वो मुझे सुनना है आप लोगों के पास से। सर यूजुअली हम लोग वैल्यूज रखेंगे x का तो y मिलेगा, वैसा तो बराबर है। वैसे दो या तीन वैल्यूज ढूंढेंगे तो उससे फिर हम लोग को वो लाइन ज्वाइन कर देंगे, सो दैट बिकम्स अ लाइन ऑफ इक्वेशन। बराबर है, वेरी करेक्ट। मगर हमको 3 की जरूरत नहीं है तो 2 से ही हम काम चला लेंगे, बिकॉज लाइन मिनिमम 2 पॉइंट से बनती है। यस सर। हाँ, तो हमको 2 क्या चाहिए? पॉइंट्स बोलना है। एक थोड़ा स्पेसिफिक में आता हूँ अभी, तेरा भावना समझ गया मैं। तो 2 क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। और पॉइंट्स के क्या होते हैं जी? इक्वेशन। पॉइंट के क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स। व्हेन यू आर सॉरी सर। डीलिंग विद ग्राफ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना जी। ये पॉइंट किया, लेकिन पॉइंट को फिर हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं कि भाई ये 5,3 वॉट एवर। Likewise, we represent this point as a coordinate form। और वो 2 पॉइंट को हम कंसिडर करके, 2 पॉइंट का कंसिडरेशन करके वो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। ये समझ रहे हैं सब लोग? क्रिश, गेटिंग और नॉट? क्रिश का कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है भाई, इधर आता आना आ नहीं रहा है सुनने में। कृति समझा? यस सर। हाँ, और ये 2 पॉइंट अज्यूम कैसे करना है? रैंडमली हमको कोई भी पॉइंट लेके, मतलब दूसरा पॉइंट उसका ढूंढ लेना। जैसे कि एक्स को अज्यूम कर लिया, एक्स का अज्यूम। बराबर है करती तो वाई मिल जाएगा। फिर एक्स का कोई दूसरा वैल्यू अज्यूम करो तो उसके हिसाब से उसका वाई मिल जाएगा। मतलब ऐसे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको ढूंढ लेना है, बस ज्यादा नहीं ढूंढना है, टाइम पास नहीं करना है। 2 पॉइंट इनफ है एक लाइन बनाने के लिए। ऐसे मेरे लिए कितनी लाइन के ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन होगा? 2। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आप बोल रहे हैं 2, बाकी इन जनरल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? सर जितने कंस्टेंट्स होंगे ना उतनी लाइन बनेगी, राइट? 3 कंस्टेंट है तो 3 लाइन बनेगी। लाइकवाइज अब मुद्दा मेरा, मैंने बोला था कि भाई मेरा शुरुआत हो रहा है ये कंस्टेंट्स के साथ, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट वो भी एक कंस्टेंट ही है, तो उसका भी बात मैं इधर लगे हाथ कर लेता हूँ। when we always used to represent that x and y greater than or equal to 0, what does it mean when you are on graph? ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से मुझे अभी अंडरस्टैंडिंग दीजिए। एक्स और वाई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब हमने फॉर्मुलेशन के वक्त मैंने क्या समझाया था आपको? ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है, ऑलवेज इट इज पॉजिटिव, राइट? बट उसका पीछे का मेरा कंसर्न क्या था कि जो प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं एवरी टाइम इन द क्वेश्चन, दैट प्रोडक्ट, उसका क्वांटिटी जो एक्स और वाई हमने अज्यूम किया है, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये भावना से हमने एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था। बट अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का अब
ग्राफ के ऊपर क्या मैं मीनिंग बनाता हूं? कोई बोलना चाहेगा? x equals to 0 and y equals to 0. x इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नयन तूने सही बोला। ऐसे तो जैसे मैंने कंस्टेंट को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, तो ये कंस्टेंट को भी इक्वालिटी में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब तू बोलेगी x इज इक्वल्स टू जीरो एंड y इज इक्वल्स टू जीरो। बात तो सही है तेरी। जिसको ऊपर से बनाया x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में से ये बना इक्वल टू, और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में से बना ये y इज इक्वल टू जीरो। बात तो सही है, मगर मुझे और इसमें से अच्छा और इंटरप्रिटेशन बताओ। इससे क्या पता चलता है, ग्राफ के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। हाँ, ये बात है। दिस इज द ग्राफ which we are going to focus only on first quadrant. ग्राफ का एलपीपी का जो कंसर्न है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, ड्यू टू एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बिकॉज x इज ऑल्सो पॉजिटिव, y इज ऑल्सो पॉजिटिव। ए तेरे पास जो ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट्स है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए इसमें पहला क्वाड्रेंट में है प्लस प्लस, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, बोथ आर पॉजिटिव। मतलब हमारा पूरा फोकस हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को जूम कर लो भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं जूम कर लूंगा तो कैसा चित्र दिखेगा भाई? तुम्हारे लोगों को मोबाइल में जूम ऑप्शन होता है ना? जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देख लो, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने जूम कर लिया। दिख रहा है क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट? हाँ सर। ये हो गया बात। तो एक बात है, आप ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहे हो, इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ, उससे कोई फर्क पड़ता? मुझे मेरा फोकस किस पे रखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखना है। किस पे रखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस। तो मैंने कितने चीजों की बातें कर ली? 2 चीज की बात कर ली स्टेप्स में आगे बढ़ते हुए। ये स्टेप मुझे ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तभी दिखाने मिलेगा, या मैं खाली आपको लिखवा देता हूँ। स्टेप नंबर सेकेंड, क्योंकि कुछ स्टेप्स का मुझे जिक्र प्रैक्टिकली करना है, जो आपको दिखेगा तभी पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इट, हाउ वी आर डूइंग इट। तो ये सेकेंड स्टेप उस नेचर का है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ग्राफ, represent common area by shaded part which is satisfying all the lines, which we call as feasible region। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एलपीपी की भाषा में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। feasible region, what is feasible region? Feasible region is a common area which we represent by having shaded, शेड करके उसको हम वैसा शेड करके हाईलाइट करते हैं कि ये जो एरिया है ये कॉमन है। किसके चीज लिए कॉमन है? तो कि सभी के सभी लाइंस के लिए कॉमन होने चाहिए, वैसा एरिया देखने का।
ये मैं एक एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए कोई बच्चा सोमवारी बाजार के एरिया में रहता है। समझ लीजिए कोई बच्चा नडियाद वाला कॉलोनी इधर है ना अपना, तीर्थ, उधर रहता है। हाँ सर। कोई बच्चा इधर झकेरिया रोड पे रहता है। अब तीनों बच्चे को एनएल पहुंचने का है एसवी रोड से, तो सबसे पहले तो उसको उसके अपने घर से निकल के एसवी रोड पे आना पड़ेगा। एसवी रोड टच होने के बाद एसवी रोड पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तीनों लोग कॉमन कहाँ मिल जाएंगे? एनएल। एनएल तो लास्ट डेस्टिनेशन है अल्फिया, बट बिफोर दैट उन लोग कहाँ एक साथ मिल सकते हैं? ऐसा एरिया कौन सा, ऐसा रास्ता कौन सा? ओके, ऐसा तो सर मुझे को समझ में ये आ रहा है, जहाँ जकरिया रोड टच हो रहा है एसवी रोड को, उस जगह पे तीनों लोग मिल सकते हैं, क्योंकि जो एनएल के नियरेस्ट है। अभी नडियाद वाला में जो ले रहा है कॉलोनी में, उधर से उसको पहले ये जकरिया रोड वाले एसवी रोड तक पहुंचना पड़ेगा जहाँ टच हो रहा है। फिर दूसरा मैंने कौन बोला? जकरिया रोड वाला खुद उसके गली से बाहर निकल के एसवी रोड पे टच होने को आएगा और तभी उसको मिलेगा। और तीसरा कौन बंदा था मैंने बोला? नडियाद वाला। नडियाद वाला का बोल दिया ना, नडियाद वाला का बोल दिया कि नहीं? सोमवारी बाजार। हाँ, सोमवारी वाला रह गया। तो सोमवारी वाला भी इधर से आएगा सीधा जकरिया रोड से भी आके उधर एसपी रोड के ऊपर टच हो सकता है। मतलब तीनों लोग एक ऐसे जंक्शन पे मिलेंगे, वहां से उन लोगों की एसपी रोड की कॉमन जर्नी शुरू होगी। मेरा एग्जाम्पल का मकसद समझना, मैंने एग्जाम्पल लेने का कुछ भी एक बहाना ढूंढा है, लेकिन वहां से लेकर फिर एनएल तक उन लोग चलते चलते तीनों लोग साथ में जाएंगे और उतना साथ में रास्ता कटेगा, वो उन लोगों के लिए कॉमन रास्ता हो गया। बात बैठती है मेरी? तो तीनों लोगों के लिए कॉमन रास्ता जो आया, उसी तरह से ये जितने भी ये 3 इक्वेशन हो या 2 इक्वेशन हो, उन लोगों के लिए कॉमन एरिया ग्राफ के ऊपर हमको शो करना है, जिसको हम शेडेड पार्ट से ऐसे शेड करके पेंसिल से बताएंगे, जो हाईलाइट होगा। और वो हाईलाइट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, दैट इज अ कॉमन पार्ट सेटिस्फाइंग ऑल द लाइंस। ऑल द लाइंस के साथ यहाँ पे जोड़ दो, मुझे ये अधूरा लग रहा है। इन इक्वेशन फॉर्म, इन इक्वेशंस के हिसाब से उसको शेडेड करेंगे हम। ये कैसे करेंगे ये मेरे को प्रैक्टिकली बताने के लिए ग्राफ के ऊपर आना पड़ेगा, सम के ऊपर मैं आऊंगा तभी मैं बता सकता हूँ। डोंट वरी, विल टेक इमीडिएटली एक क्वेश्चन लेते हुए वो सब आपका क्लियर हो जाएगा बात। नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेप, अब क्या करना? शेडेड पोर्शन भी बन गया, ग्राफ भी हो गया। अब बारी आती है जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है। कौन? अभी तक किसकी बात मैंने नहीं की? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ, अब बारी आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अभी इसकी एंट्री होगी। तो पिक्चर में कभी कभी लेट एंट्री होता है ना किसी किसी का, ऐसी बात है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कैलकुलेशन, तो हेडिंग मारना तो मारो इसका, इस स्टेप का, कैलकुलेशन ऑफ जेड, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाएगा हमारे डिसीजन के लिए।
व्हाट डिसीजन वी आर गोइंग टू टेक। और अब आपको समझ में आएगा डिसीजन लेने की बारी है, मतलब क्या, जो बिजनेस के अंदर वो प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, मैनेजर ने उस बिजनेस के प्रॉब्लम को ये एलपीपी के टूल के माध्यम से, एलपीपी के कंसेप्ट के माध्यम से सॉल्व करके उस बिजनेसमैन को सही जवाब या सही रास्ता बताना है कि भाई आप ऐसा करोगे तो आपको बेस्ट नतीजा मिलेगा, बेस्ट सोल्यूशन आपके पास जो आएगा वो मैं इसमें से बता सकता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कैलकुलेशन वो लास्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उससे डिसीजन लेना यहाँ जो हमारी ज़रूरत है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ जेड का मीनिंग क्या है। तो पहले तो जो आपने फिजिबल रीजन मतलब जो शेडेड पार्ट किया होगा, उस शेडेड पार्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स I would say corner points। खास क्या लिखा हुआ है शब्द, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स को कंसीडर करके लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द feasible region, we put its coordinates। ये कोऑर्डिनेट्स मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू, हाँ, दैट इज ब्रैकेट में ऐसा x y लिख के रखो, तुमको भी समझ में आए। किसमें रखेंगे, इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओ, उसमें x और y की वैल्यू रख देंगे तो कैलकुलेट होने पे z की वैल्यू मुझे मिलेगी कि नहीं। फ्रॉम ईच पॉइंट वी गेट वैल्यू ऑफ z। ये z की वैल्यू मिलने के बाद क्या होगी, ये समझ लो वो कॉर्नर पॉइंट्स जो फिजिबल रीजन का मैंने शेडेड पार्ट किया, उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स मेरे को 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं या 4 मिलते हैं। तो 4 मिलेंगे तो चारों 4 पॉइंट 1 बाय 1 मुझे z में रखना पड़ेगा। और मेरे को z की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, ये बोलना, z की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 4 4। 4 वैल्यू मिलेगी कि नहीं। हाँ, तो चारों वैल्यू में से बेस्ट वैल्यू के ऊपर कैसे हमें नक्की करने का, तो के इफ क्वेश्चन इज अबाउट minimization, then select the minimum value of z and conclude the best solution at that point। और इसका उल्टा, if question is about maximization, then select the maximum value of z and conclude the best solution at that point। z के अंदर z की जो वैल्यू मिलेगी वो किसके कारण मिल रही है, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो है उसके कारण मिल रही है ना, रखने के बाद।
तो कौन से कोऑर्डिनेटर रख के क्या z का वैल्यू मिलता है वो पहले आपको देखना तो पड़ेगा कि नहीं। और z का जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा, और क्वेश्चन जो मैक्सिमाइजेशन का है तो वो हाईएस्ट वैल्यू कंसीडर होगा, और उस हाईएस्ट वैल्यू आने के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे हैं ना, वो जिम्मेदार है। तो उसके ऊपर से हमको मालूम पड़ेगा कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या होएगा। और जो क्वेश्चन मिनिमाइजेशन वाला है, तो z का जो भी आंसर आएगा, जितने भी पॉइंट हमने रखे हैं ना, 4 पॉइंट रखे हैं तो z की 4 वैल्यू मिली, उसमें से मिनिमम वैल्यू जो भी होगा वो हमें कंसीडर करना है। और वो मिनिमम वैल्यू z का कौन से पॉइंट को रख के आया है, वो पॉइंट को हम बेस्ट मान के चलेंगे। अब ये जो बात ग्राफ के बाद का, जो सेकंड स्टेप के बाद का है ना, वो तुमको प्रैक्टिकली देखने में मजा रहेगा। दो आई हैव एक्सप्लेन इन थियोरेटिकल बैकग्राउंड, बट ये मुद्दा जो है ग्राफ के बाद का पूरा जो चक्कर चला है, उसको आप देखेंगे नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट मी begin with a question, and I am going to take one question that is from exercise itself. I am beginning exercise IA 6.2 पे पेज नंबर 101। और अब सभी लोग ग्राफ बुक पे आ जाइए, और जिसके अंदर आपको पेज को दो हिस्सों में फोल्ड करके ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज है उसको दो हिस्सों में ऐसा फोल्ड करके बांट लीजिए। देखो, मैंने भी आपके साथ इसके अंदर दो पार्ट को डिवाइड करा है पेज को, और मैं भी साथ में राइट हैंड साइड में पेज मेरा, ये देखो ग्राफ का मेरे पास रेडी है। आई एम श्योर यू कैन नोटिस हियर द ग्राफ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। Everybody can see. Yes, sir. And this is I can now very accurately perform the work of graphing. Whatever the line I have to draw, I have measures, I have margins proper. So मुझे यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा आसानी भी हो जाएगी, ड्यू टू दिस मार्जिन्स आर अवेलेबल। चलिए, मैंने इसको सेट करके रखा है so that I can immediately begin. आपके पास तो ग्राफ पेपर रेडी होना ही है, you can स्टार्ट आफ्टरवर्ड। बट मेरा जो वर्किंग चलेगा उसके ऊपर मेरा आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ, वेरी फर्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है जरा, मैक्सिमाइज z is equals to 7x plus y subject to, सर मिनिमाइज लिखा है। sorry, it is minimize, right? करेक्ट, मिनिमाइज करो। z is equals to 7x plus y subject to 5x plus y greater than or equal to 5। सेकेंड कंस्टेंट है x plus y greater than or equal to 3, और x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। खत्म। ये तुम्हारा क्वेश्चन तुमको अवेलेबल किया है। We can say it is a formulated part given to make solution of it.
अब मेरा स्टेप के हिसाब से पहले मेरे को किसको कंसीडर करना है, कंस्टेंट को, और जो उस कंस्टेंट्स को इन इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको हम इक्वेशन में लेके आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन आगे बढ़ने का, एक एक कंस्टेंट को हम लेंगे। द वेरी फर्स्ट वन, कंसीडर, पहला कंस्टेंट क्या है, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एज 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये देखिए इज इक्वल्स टू कर दिया ना, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू के अंदर से उसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, यस और नो। आफ्टर Yes, sir. आफ्टर दिस यू हैव टू assume two point of coordinates and randomly you can take a point, but मेरा तुम को एडवाइस समझ लेना, कोई भी पॉइंट तो कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं अज्यूम, लेकिन मेरा इजी पॉइंट एक ध्यान रख लेना, वी ट्राई टू ऑलवेज अज्यूम एक्स वैल्यू 0। 0 अज्यूम कर लेने पे क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाता है और फास्ट काम हो जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन में उतरना नहीं पड़ता। एक्स की वैल्यू बाकी तो 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, और एक बात और, ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं ले लेना कि जिससे कि आपका कंक्लूजन में वाई का वैल्यू जो मिले वो पॉइंट में मिल जाए। ये बेटर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लॉट करना थोड़ा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ट्राई टू अज्यूम दैट वे। एक तो मैंने जीरो का आदत डालने के लिए बोल दिया, जीरो ये हमारे लिए बहुत ही आसान काम कर देता है। तो भाई x की जगह पे 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो मतलब y क्या मिल जाएगा, बोलना है 5. 5। तो x की वैल्यू 0 है तभी y की वैल्यू 5 है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0, 0,5. सबको समझ में आ रहा है? और ये कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट है, और पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम, इसको बोलते हैं ए, मान के चलेंगे ना इसको ए पॉइंट। अच्छा, उसी तरह से अब x की वैल्यू मैं क्या अज्यूम करूं, अच्छा बेटर है मेरे को x की वैल्यू अज्यूम करनी है, ऐसी जरूरी नहीं है, आप x की वैल्यू भी वापस से अज्यूम कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम 0, हाँ, क्योंकि 0 इज ऑलरेडी वंस अज्यूम्ड, तो अनदर टाइम व्हेन यू आर अज्यूमिंग x की वैल्यू 0 के अलावा कोई दूसरी अज्यूम करनी है, मगर मेरे 1. हाँ, लेकिन अल्फिया रुको, मेरा बोलना ये रहेगा कि खाली x की वैल्यू अज्यूम होती है ऐसी जरूरी नहीं है, y का भी तो वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर अज्यूमिंग y, you can take y as a 0। 0. जैसे x की वैल्यू 0 लेके मैंने काम इजी बना लिया, y की वैल्यू भी मैं 0 लेके काम आसान बना सकता हूँ, तो ये बात यहाँ पे बहुत फास्ट खत्म हो जाएगी। 0 पे हमको पहले चलना है, बाकी देखने का ये भी होता है बात कि पॉइंट में आंसर आना नहीं चाहिए, वो भी दूसरा कंसर्न रहेगा मेरा। तो यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आने वाली बात नहीं आ रही है, इसलिए मैं बिंदास आगे बढ़ूंगा। y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5, मतलब x इज इक्वल टू 1। ये दूसरा पॉइंट में b अज्यूम करता हूँ, x का वैल्यू 1 आ गया है, y का मैंने 0 अज्यूम किया था, ये देख 1, 0, दिस इज व्हाट another point I got for this equation। ये दो पॉइंट को मैं प्लॉट करके ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे को एक लाइन मिल जाएगी कि नहीं, ये लाइन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए मिलेगी। एक काम करो, आपने ये कंसिडर करके जो स्टेटमेंट लिखा ना, कंसिडर 5x प्लस वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एज 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके आगे नंबर 1 लिख दो। इसके ऊपर का भी एक मुद्दा हमको आगे समझना है, क्योंकि ये इक्वेशन का मैंने नंबर दिया तो मैं आगे उसको रेफर करने के तौर पे नंबर दे के रेफर कर सकता हूँ। ये काम खत्म हो गया भाई, एक कंस्ट्रेंट का पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब मैं क्या करूं कृति, अब दूसरा Z कंस्टेंट का. दूसरा कंस्ट्रेंट का स्टोरी शुरू करें। चलिए सभी लोग, ऑल्सो कंसीडर दूसरा x प्लस वाई
ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको नंबर 2 दे दे। अब अज्यूम करना शुरू कर, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट c ले ले 0,3, when y is equals to 0 x is equals to 3, therefore d 3,0 3,0 आ गया। बराबर है। दो कंस्टेंट दोनों इक्वेशन के तौर पे उसके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब मेरी एंट्री होगी ग्राफ पे। अब मेरी एंट्री होगी ग्राफ पे। आऊं क्या ग्राफ पे? सभी लोग Yes, sir. सभी लोग का लिख के हो गया इतना? देवांशरी हाँ सर। साथ में है? हाँ सर। वेरी गुड। मेहुल? हाँ सर। हाँ बराबर, साथ में कर रहे हैं ना? हाँ। सौरभ? भाई सौरभ? ओके। संकेत? संकेत पांडे? क्रिश? भाई क्रिश, आवाज मेरे को तेरा आ नहीं रहा है, कुछ तो दिक्कत है। विधि? विधि का ठीक हुआ कि नहीं माइक? बोलो कि मेरे लेक्चर में ऐसा होता है क्या? विधि तो बोलेगी फिर भी मेरे को नहीं सुनने में आएगा, क्योंकि मेरे को ऑडियो आ ही नहीं रहा है तेरा। तेरा और क्रिश का भी ऐसा ही कुछ हालत हो गया है। चलो कोई बात नहीं, करेक्ट करके ले लेना बाद में। चलिए मेरा नेक्स्ट स्टेप में मैं आ रहा हूं। अब मैंने लिखा है स्टेप नंबर सेकंड में प्रिपेयरिंग ग्राफ, आफ्टर प्रिपेयरिंग ग्राफ, लेकिन ग्राफ कैसे बनाने का है उसके ऊपर आएंगे। फर्स्ट स्टेप को ही जारी रखेंगे। चलिए ग्राफ पे आ जाइए सभी लोग। देखो भाई, मेरा तो मस्त ग्राफ पेपर रेडी है इधर। बढ़िया सा ग्राफ पेपर रखा है मैंने। अब सभी लोग ध्यान से मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो फॉलो करें। मैंने आगे आपको बता दिया कि मेरा पूरा फोकस कौन से क्वाड्रेंट पे चलने वाला है। First quadrant. तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही फोकस ज्यादा दिखना चाहिए। तो ये वाला इस तरह का मैं डायग्राम बनाऊंगा। इस तरह का भी बना सकता हूं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू प्रेफर दिस वन, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, एकदम छोटा दिखता है। यहाँ मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट अच्छे से दिखेगा। तो मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से बना लेना है। चलिए आ जाते हैं हम ग्राफ पेपर पे। भाई सभी लोग पेंसिल, स्केल, ये सब का उपयोग करके लेंगे। मेहरबानी करना, ये सब आपके साथ रखने के बाद मेरे को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने याद करा दिया। फिर भी ग्राफ पे आप हैं तो सब बराबर से ही काम काज चलेगा। तो भाई जी मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ 2 सेंटीमीटर हटके यहाँ बनाओ वाई एक्सिस, और 2 सेंटीमीटर ऊपर बनाओ एक्स एक्सिस, ताकि मैं नीचे उसके जगह मिलेगी थोड़ी तो मैं लिख सकता हूँ। लाइकवाइज हियर आई एम सेइंग लाइक दिस, आप एक्स एक्सिस इस तरह से बना लीजिए। ठीक है भाई जी। और वाई एक्सिस का भी चित्र बना लीजिए। आइए एरो मारिए। ओरिजिन का रिप्रेजेंटेशन कीजिए। भाई रेडी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक मिनट,
मेरा कोऑर्डिनेट देख, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,5, बी का 1,0, सी का 0,3, डी का 3,0। ए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, एक्स के पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू देख 0 है मिनिमम, मैक्सिमम कितना है 3, और y का मैक्सिमम 5 है। तो मुझे अंदाजन उस हिसाब से आपको पॉइंट कंसीडर कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने बोल दिया कि भाई मैक्सिमम 3 है, तो आई कैन टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट के हिसाब से, है ना। वन, टू, थ्री, 4, 5, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, अंदाजन मेरे को तो 3 की ज़रूरत थी, मैंने ले लिया है। वाई में भी 1-1 सेंटीमीटर का 1-1 यूनिट बना के ले ले। 1, 2, 3, 4, 5। ये ठीक है क्या? ये ग्राफ रेडी? देख मैंने तेरे लिए जूम करके रखा है, ग्राफ इतना नजदीक से देखने मिल रहा है तुमको, जितना तो तुम इधर क्लास में बैठ के भी बोर्ड के इतना करीब से नहीं देख पाते। ये सही बात है क्रिश, कृति? यस सर सही है। चलो अब मैं प्लॉटिंग शुरू करता हूं। आइए, पहला ए पॉइंट और बी पॉइंट, एक एक लाइन का करने का, एक साथ सब पॉइंट प्लॉट करके बैठ नहीं जाने का। पहले लाइन के 2 पॉइंट को प्लॉट करने का और ज्वाइन कर देने का, एक बात खत्म कर देने का। नहीं तो कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट ने ए और डी ज्वाइन कर लिया, अरे गड़बड़ करते हैं। ए के साथ बी को ही ज्वाइन होना है। 0,5, ये 0,5 प्लॉट करने को आएगा, 0 एक्स एक्सिस पे, 5 वाई एक्सिस पे, 0,5 देख ले इधर है। पॉइंट के ऊपर ऐसा सर्कल करने का हाईलाइट होता है वो 0,5 है। इसको यहाँ पे पॉइंट का तू मेरे को इंडिकेशन करने का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट लिखने का हाँ, जरूरी। कोऑर्डिनेट उधर बाजू में लिखने का, ये पॉइंट इधर है 0,5, ऐसा लिखने का, मेंशन करने का। चले नेक्स्ट, बी पॉइंट देख, 1,0, 1 एक्स एक्सिस पे है, 0 वाई एक्सिस पे। 1,0 इट विल बी हियर लाइक दिस। कोई कोई लोगों को प्लॉट करने को भी दिक्कत है, ध्यान रखना। बी 1,0, अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे, स्केल के मदद से ज्वाइन कर दे। आजा, ले स्ट्रेट लाइन आया मेरा। दोनों पॉइंट को बराबर से ज्वाइन करने मिल रहा है, देखो इस तरह से। नयन हो रहा है काम, स्तुति, हाँ सर। हर्षाली। हाँ सर। हाँ, मैं स्पीड में जा रहा हूँ तो मेरे को बोलने का, भाई तुम्हारा काम साथ में होना जरूरी रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मेरे को गाय नहीं है, मगर एक बार प्रोसीजर आप जान लेंगे, फिर आपका काम भी आप फास्ट कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ो यहाँ। अक्षत, आरती, चलिए ए सेकंड कंस्टेंट का जो मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बना के रखे हैं, C 0,3, आजा आजा, C 0,3,
और मैं थोड़ा है ना ब्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, तुम पेंसिल से यूज करके ले रहे हैं, मैं कलर बदल रहा हूँ। 0,3 बोले तो ईयर, इसका है पॉइंट सी, 0,3 ले ले, डी पॉइंट 3,0, 3x एक्सिस पे, 0y एक्सिस पे देखने का, डी 3,0 ज्वाइन कर लेने भाई, सी और डी पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर ले। ले बढ़िया ग्राफ बन गया है, देख लो। और एक्स एक्सिस के नीचे इधर एक्स, वाई एक्सिस के टॉप पे वाई लिखने का भाई, ये सब तुमको बेसिक बातें। और फिर मैं स्केल भी लिखवाऊंगा भाई, रुक जाओ पहले मेरा ग्राफ का बात खत्म हो जाने दो। ये मेरा ग्राफ रेडी हो गया जी, इतना तो काम तुमने किया हुआ है। मैं ये बोल रहा था आगे भी स्टेप्स जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, दिस मच पार्ट यू नो हाउ डू वी जस्ट कन्वर्ट line linear equation into the graphical representation, इतना बात तो सबको मालूम है। ये मैं स्टेप में आता हूं जी, स्टेप में मैंने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑन ग्राफ पेपर, दैट इज डन। ना सेकेंड स्टेप, आफ्टर प्रिपेयरिंग ग्राफ रिप्रेजेंट कॉमन एरिया है। अभी ये कॉमन एरिया वाला बात, कॉमन एरिया वाला बात, which we call it as feasible region। तो कॉमन एरिया कैसे करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी करने जा रहा हूँ। सभी लोग ग्राफ बुक पेपर ग्राफ के सामने आ जाइए। और यहाँ मैं आपको भी वो स्टेप के बाजू में लिखना है तो लिख दीजिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे सामने ग्राफ दिखना है, मुझे आपको दिखवाना है, इसलिए सामने रखा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, नोट करके लिख लो। नोट करके लिख ले भाई, समझ लीजिए कंस्ट्रेंट में लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो तुम्हारा शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन कौन से एरिया में या तो कौन से डायरेक्शन में तुमको करना है वो मैं लिखवा रहा हूं। टूवर्ड्स ओरिजिन, क्या लिखा डिंकी? टूवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब है ओरिजिन के तरफ, समझा देवांशरी? हाँ सर। हाँ, ओरिजिन जो है वो तो अपनी जगह फिट है ना, उसकी ओरिजिन के तरफ अपने को उसका शेडेड रीजन का डायरेक्शन लेके जाने का। दूसरा बात हो सकता है कौन सा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होवे तो क्या, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब होता है ओरिजिन से दूर, अपोजिट, अवे। तो एक ओरिजिन के तरफ और एक ओरिजिन से दूर। ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, और लेस देन और इक्वल टू होगा तो टुवर्ड्स ओरिजिन। भाई बैठता है बात? यस सर। अभी इसको हम लागू करते हैं, बहुत ही आसानी से मैं कर रहा हूँ, और थोड़ा मैं स्लो इसलिए भी जा रहा हूँ, थोड़ा तुम पहली बार है, सोच लें किस तरह से कर रहे हैं, बाकी फिर मेथड एक ही प्रकार से आगे चल पड़ेगी। आपको पेंसिल से ही करना है, इसलिए मैं ध्यान में लेता हूं कि आप लोग को शेडेड पार्ट जो करना है उसके लिए क्या रीजन आएगा। अब मेरे कंस्ट्रेंट, मेरे क्वेश्चन में आओ तो दोनों कंस्ट्रेंट के अंदर कौन सी साइन है? ए बोलना, ग्रेटर देन और
इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू तो मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? Away from origin. ले लीजिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन के अंदर आ From जाइए। origin. यस, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सो अवे फ्रॉम ओरिजिन के अंदर आइए, और मैं जो शेडेड पार्ट करके दिखाना चाहता हूं उसके हिसाब से देखो। अब आप पहली लाइन को ध्यान में लीजिए, जो कि मैंने एक और बात बतानी है कि जब आप लाइन ड्रॉ करके हो जाता है तभी मेहरबानी करके उस लाइन के एंड पार्ट में वो इक्वेशन लिख दीजिए। ये सबसे पहला इक्वेशन जो था ना 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वो लिखना है मुझे, इधर लिख दीजिए, इधर जगह अच्छा है। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। ये नंबर 1 था, इसको नंबर 1 भी स्टार्टिंग में दे के रखो। और दूसरा लाइन जो आपने ड्रॉ किया उसके भी इस इक्वेशन को लिख के रखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए मेरे शेडेड पोर्शन के माहौल में, जिसके ऊपर का मैंने बोल दिया कि दोनों कंस्ट्रेंट का अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो मुझे बताइए, ओरिजिन तो ये रहा, कि ओरिजिन से अवे, अवे मतलब दूर की तरफ। तो एक मिनट, मेरा लाइन कहां से शुरू हो रहा है? ये ब्लू लाइन जो है ना मेरी, इससे अवे जाना है हमको। ये ब्लू लाइन इंडिकेट हो रहा है सबको? इससे आपको अवे जाना है, तो वो अवे मतलब दूर। अच्छा, और दूसरी बात, ये ब्लैक लाइन भी जो है ना, उसके हिसाब से भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो उसका भी अवे जाना है। समझ में आ रहा है अवे? अब मैं तुमको पूछता हूं, दोनों के अपोजिट टू ओरिजिन का कॉमन रास्ता कौन सा है? तेरा कॉमन रास्ता वाला मेरा एग्जांपल ध्यान रखना। एनएल कॉलेज पहुंचने वाले 2-3 बच्चे लोगों का मैंने एग्जांपल जो दिया, उसका कॉमन रास्ता कहां से शुरू हुआ? वो कॉमन रास्ता ही सिर्फ मुझे बताना है तुमको। वो आए कहां से थे, अलग अलग रास्ता से अपना, वो नहीं चाहिए। उन लोगों की जर्नी कॉमन रास्ते की शुरू जहां से हुई है वो मुझे चाहिए। तो भाई साहब, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ पहले लाइन का इतना ही पोर्शन दिख रहा है। आई मीन टू से दिस मच आई एम हाईलाइटिंग, बस। और दूसरे लाइन का भी अपोजिट ओरिजिन के तरफ की जो जो एरिया दिख रहा है वो यहां से टर्न ले लेगा, इस तरह से देख लो। और मैं शेडेड पोर्शन कहां से शुरू किया और कहां पे रुका मैं? क्योंकि मैं सर, मैं यहां इसके बाद नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो कौन से क्वार्टर में चले जाएगा आगे करूंगा तो मैं, बोलना। सर सेकेंड और फोर्थ क्वार्टर में। अरे अभी मैंने जो बताया वो कौन से क्वार्टर में चले गया मैं? फोर्थ। फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एक्स और वाई का जो पॉजिटिव रहने वाला जो बात है वो खत्म हो जाएगा, तो ये हटा लो। मतलब मैं जानबूझ के करके दिखाया तुमको, आई डोंट वांट टू डू दैट। And in this way also, if somebody is extending this part and if it is entered in the second quadrant, then in that my x is going to be negative. I don't want that, so please do not mention that shaded part into that area. पहले तो कॉमन एरिया कौन सा मिला वो समझा, और मैंने शेडेड पार्ट खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू करके दिखाया वो समझा। हेत यस सर। भाई, तीर समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी इसको थोड़ा शेडेड करने का जो अपना स्टाइल है ना, स्टाइल,
वो थोड़ा ऐसा करके बताने का, लंबा ज्यादा नहीं, और ये ज्यादा तेरे को गैप लेके करने की इच्छा तो वैसे कर, क्योंकि क्या है ना, एकदम करीब करीब करेगा तो बहुत सारा तेरे को करना पड़ेगा। अरे हाथ से करेगा चलेगा, पेन स्केल से करेगा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा करने की इच्छा नहीं करना कि मैं सर ज्यादा करूं। और कोई कोई लोग ऐसा शेडेड पोर्शन ऐसा ऐसा एकदम ये करते हैं, ऐसा समझ रहे हैं कैसा, एकदम वो ड्राइंग वाले जो रहते हैं ना वो ऐसा करते हैं। अरे ऐसे करने में बहुत टाइम चले जाएगा भाई, जान ले, ये ऐसा ही करने का, खत्म। और ये हो जाने के बाद इधर लिखने का फिजिबल रीजन, क्या लिखने का, फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब क्या, ये फिजिबल का इंग्लिश मतलब मालूम है क्या? बोलो। Possible. पॉसिबल, इन जनरल यू कैन से पॉसिबल। तो कि ये पूरा रीजन जो है वो पॉसिबल है रीजन मेरे सॉल्यूशन के लिए, लेकिन कितने सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे इसमें से तो, बट आउट ऑफ दोस सॉल्यूशन आई हैव टू पिक द बेस्ट सॉल्यूशन, आई हैव टू पिक द बेस्ट सॉल्यूशन, Optimum. दैट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट, वो भी बोल सकते हैं वर्ड। So the best solution out of the all other possible solutions I have to check, and मेरे को देखना पड़ेगा कि बेस्ट कौन है। वो होता है ना, वो डांस के कंपटीशन में कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है ना, फिर उसमें से भी बेस्ट कौन, वो भी सिलेक्ट करने के लिए बाद में वापस से उसका कंपटीशन करते कि नहीं, ये बोलो। वो हाँ डांस सर। डांस का इन लोगों का ये चलता है ना सब, क्या बोलते हैं इसको, रियलिटी शो, क्या बोलते हैं इसको, ये डांस, अमेरिका डांस, हाँ सर। ऐसा सब प्रोग्राम निकलता है और रियलिटी शो होता है, सब सेटिंग होता है। तेरे को जाने का है तो पैसा भरने का और तुमको एंट्री मिलेगा। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था वो कौन बनेगा करोड़पति भी एक तरह का सेटिंग ही है। ऐसा है क्या, कुछ तुम लोगों ने सुना है क्या? जाने दो भाई, जितना सोचेगा उतना ऐसा महसूस होएगा कि भाई ये सब में सोचने वाला, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन कैसे किया, ये दो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, लेस देन और इक्वल टू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, और वो भी कौन से एरिया को सिलेक्ट करने का, तो कि जो कॉमन है, बाहर के तरफ फोकस करने वाला फर्स्ट लाइन का इतना ही पार्ट है, तुमको करने की जरूरत नहीं है, और बाहर की तरफ फोकस करने वाला सेकेंड लाइन का इतना ही रीजन है। बैठता है मैंने कैसा किया, और तुमको स्पेसिफिक जानकारी लेने की इच्छा हो तो ये इसमें पहले तो किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं मेरी गाड़ी आगे बढ़ाता हूँ, मैं मेरी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, अब ये फिजिबल रीजन मिल चुका है, अभी नेक्स्ट स्टेप में आइए। देखो मैंने कहाँ तक स्टेप लिखा था कि भाई आफ्टर प्रिपेयरिंग ग्राफ, सेकंड स्टेप पढ़ो, आफ्टर प्रिपेयरिंग ग्राफ रिप्रेजेंट द कॉमन एरिया बाय शेडेड पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन। डन 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 डन। चलिए अब आइए स्टेप नंबर थर्ड पे, कैलकुलेशन ऑफ जेड। ये कैलकुलेशन ऑफ जेड के लिए मेरे को पहले तो उसके पॉइंट्स नक्की करने पड़ेंगे, कौन से पॉइंट मुझे उसके जेड के अंदर डालने हैं। आइए डायग्राम में आइए, ग्राफ में आइए, और देख मैं तुमको एक प्रश्न पूछता हूँ, डायग्राम को देख के मुझे जवाब दीजिए। फिजिबल रीजन जो शेडेड पार्ट किया है उसको टच होते हुए, उसको टच होते हुए कितने पॉइंट है? ये रिपीट करूं क्या मैं क्वेश्चन, अल्फिया? हाँ सर।
फिजिबल रीजन को टच होते हुए कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं तुमको? मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। A and D. सॉरी, A and D. ए एंड डी परफेक्ट आंसर है, लेकिन एक और पॉइंट तुम लोग छोड़ रहे हैं। जो तुम ए और डी बोल रहे हैं तो एक पॉइंट छूट रहा है। Sir, where अरे they एक मिनट, intersect? एक मिनट, हाँ ये बराबर है तेरा बात। वो सी कौन बोला पहले? मेरे को उसको मेरे ख्याल से करती बोली। सर मैं बोली। हाँ, सी तो भाई कहाँ है? शेडेड पोर्शन के कांटेक्ट में ही नहीं है, टच में है क्या वो? ये हाँ ना तो बोल। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो मेरा प्रश्न क्या था? फिजिबल रीजन को टच होने वाले पॉइंट, टच होने वाले, तो सी तो आएगा ही नहीं। हेत बराबर है, दो लाइन जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां एक नया पॉइंट बन रहा है। लेट अस डू दैट पॉइंट हियर। और ये नया पॉइंट ये दिखाना सबको अपने ग्राफ में भी करना है वो पॉइंट को। ये पॉइंट नया बना है, ये पॉइंट पहले से मौजूद नहीं था। ये तो जब दोनों लाइन बनी और दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुई तब जाके ये पॉइंट बना। यस और नो? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, वह हमको ढूंढना है। ये समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, वो ढूंढना है। नयन कैसे ढूंढेंगे? बताओ। Object, object, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालने का तो है ही, वो तो अभी बाकी है बात मेरा। लेकिन उससे पहले ये तीनों पॉइंट को डालने का है ना। तो तीनों पॉइंट में पहला ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट तो मेरे पास अवेलेबल है। डी पॉइंट, उसका भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ये नया पॉइंट जो मिला ना, इसका कोऑर्डिनेट अवेलेबल है क्या नयन? नहीं। तो उसको ढूंढ लेंगे पहले ना, फिर उसको z के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस और नो? करेंगे। यस। तो ये अभी मेरा पहला काम ये रहेगा, ये जो पॉइंट मिला है नया, इसको नाम दे दो पहले तो, ए बी सी डी। ये नेक्स्ट कौन सा वैल्यू ले लूं? ई ले लेता हूं। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है मुझे। कैसे ढूंढा जाएगा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट? ये भी बहुत कॉमन बात है और तुमने रिग्रेशन में भी किया है। अरे कोई भी तो जवाब दो भाई। तीर्थ, बराबर से सोच के जवाब दो। आसान। 0.5, 2.5। अरे भाई ग्राफ को देख के जवाब मत देना, क्योंकि ग्राफ में बहुत से लोगों का हाथ आगे पीछे हो जाता है, तो किसी को कोई पॉइंट मिलेगा, किसी को कुछ पॉइंट मिलेगा। बाकी तेरा मकसद सही है कि भाई ग्राफ में से तू देख के बोल रहा है ऐसा ऐसा, नीचे एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, वाई एक्सिस पे, बराबर ना? तो ऐसे ही देख के बोला ना। हाँ सर। But that is not going to be accurate because some student may get something different little bit here and there, so that is not advisable. What is the exact and concrete method to get the exact point of coordinates of point E? अरे मैंने हिंट भी दे दिया है, रिग्रेशन में भी तुमने किया है। अरे रिया बोलो। सर एक्स और वाई के तरफ लाइन खींच दो। अरे वो तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके हो गया, खींचने के बाद उसका नीचे जो आएगा वैल्यू वो देखने का, यही ना? हाँ सर, हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। हाँ स्तुति, परफेक्ट। रिया, अभी ये जो तीर्थ को भी मैंने बोला वही बात तेरे को बोलूंगा मैं। वो ऑब्जर्व करने की बात ही हो गई ना। जब लाइन टू ड्रॉ करके भी तो खाली ग्राफ के सहारे तू पॉइंट को देख रही है। अभी ग्राफ में लाइन कुछ स्टूडेंट का थोड़ा आगे पीछे बन गया है और कुछ स्टूडेंट का, तो वो जजमेंट के बेसिस पे बात हो गई एंड जजमेंट वेरी हो जाता है। बेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड स्तुति ने बताया, यू हैव टू सॉल्व बोथ दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली बहुत लाइन को आप सोल्व करोगे तो एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा कि नहीं? और ये शायद आपने पहले से ही सीखा होना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही बातें हैं ये, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बातें तो कॉमन सी बातें हैं जो तुमने ऑलरेडी सीखी हुई है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है कि टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। समझो दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है,
और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका आपको कोऑर्डिनेट ढूंढना हो तो दोनों लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो तो काम खत्म हो जाता है। बैठता है? तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड के वर्किंग के पेज पे आ जाओ। क्या लिखूंगा मैं? सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 to get point of coordinate of D। नया पॉइंट को क्या लिया? E लिया है ना, ऑफ पॉइंट E। आइए, ऊपर मैंने नंबर लिख के रखा इसलिए मैंने लिख के रखा था, ये याद कर, मैंने वो बोला भी था कि रेफर करने का है उसको, तो उसको वापस से यूज करने के लिए मैं नंबर के दे के रखता हूँ। 5x + y = 5। और दूसरा क्या, x + y = 3। ये तो मामूली है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली मुझको, सब्ट्रैक्टिंग बोल दे। बाकी ये सब छोटी छोटी बातें लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाजू में सब्ट्रैक्टिंग की कोई जरूरत नहीं लिखने की। ये y - y कैंसिल, 5x - x, दिस इज गोइंग टू बी 4x = 5 - 3, this is going to be 2, therefore x is equals to 2/4, therefore x is equals to 1/2। don't go in the decimals, इसको ऐसे ही रखेंगे। ये अभी x का वैल्यू रख दे, पुट x is equals to 1/2 इन चलने नंबर 2 में रखने, हाफ प्लस y is equals to 3, y is equals to 3 - 1/2, y is equals to 6 - 1 5/2। वापस मैं इंसिस्ट करूंगा पॉइंट में लाने का नहीं वैल्यू को। अभी तो समझ ले, तू ला के भी रखेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2.5 और इसका क्या आएगा 0.5। ये लेकिन है कभी नीचे डिनोमिनेटर में 3 हो गया तो सर फिर उसको हम लोग कॉमन एलसीएम ले लेंगे। अरे रे रे रे, ऐसा नहीं, अभी 5/2 है ना मिला है तुमको, ऐसा उसकी जगह पे 5/3 मिलता तो, और तू पॉइंट में कन्वर्ट करती तो तेरा को दिक्कत ही हो जाती, पॉइंट के बाद वो कंटिन्यू ही रहता ना, हाँ सर। तो वो फिर हमको लोकेट करना या बोलना अच्छा नहीं, इससे अच्छा पॉइंट में कन्वर्ट करने का ही नहीं। चल इससे तेरे को ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, मेंशन कर दे, ई पॉइंट करके लिखने का इस तरह से 1/2, 5/2। यस, ये कंक्लूजन मैंने ले लिया कि भाई मेरे को लास्ट में ई पॉइंट मिल गया है, फाइनली आई हैव ऑब्टेन्ड माय ई पॉइंट। ये ई पॉइंट को तू वहां पे भी शो करना ग्राफ पे, आजा आजा, 1/2, 5/2, 1/2, 5/2। ये जरा मेरे को जगह कम है, वैसा मैं लिखा हूं, या तो तू अंदर भी इधर लिख सकता है ना, शेडेड पोर्शन के अंदर भी लिख सकता है 1/2, 5/2। समझता है क्या? मैं इधर से तो मिटा देता हूं। ठीक है, ये बोलना भाई, ठीक है? यस सर। भाई तीर्थ, तुम लोगों ने, तूने वो बोला ओरली, वो क्या बोला था? सर यही बोल रहा था हाँ 0.5 हाँ, और 2। ठीक ठीक है ठीक है, तो एग्जैक्टली आ गया ना, देख ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा है 2.5 के थोड़ा ऊपर जा रहा है, देख मेरा ऐसे भी दिखता है क्या? हाँ सर। तो तुम लोग को शायद 2.5 एग्जैक्ट आया होगा उधर। नहीं सर, मेरे को 2.4 आ रहा है। अभी देखो ना, यही तो दिक्कत होती है ना कि आगे पीछे होता ही है किसी किसी का, इसलिए ऑब्जर्वेशन मेथड इज नॉट एडवाइजेबल, इसलिए ये इक्वेशन सॉल्व करना ही जरूरी रहेगा, और ये तुमको दिखाना ही पड़ेगा सॉल्यूशन में। वॉट एवर वी आर, ये देखो, ये वर्किंग बोला है, मैं वर्किंग है, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, इसका मार्क्स है। ये नहीं किए करेगा तो डायरेक्ट ग्राफ को कोई चेक करने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी बोलेगा ये वर्किंग किए बिना डायरेक्ट ग्राफ कैसे आ गया उसका, समझता है?
ये इतना स्टोरी समझा। एंड लास्ट पार्ट रिमेनिंग, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आइए, अब है तो मेरा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढने से मैंने ये नक्की कर लिया कि शेडेड रीजन में टच होते हुए जितने भी पॉइंट्स थे सबके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं? यस सर। कौन से पॉइंट अभी फाइनली मैं बोलूंगा? AED। दैट्स इट। ये AED ये आपके फिजिबल रीजन के जो है ना वो फेवरेट पॉइंट्स आ गए हैं, फेवरेट। इसके अंदर से भी मोस्ट फेवरेट कौन बन जाएगा, इसको हम सिलेक्ट करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट द कैलकुलेशन फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वन स्टेटमेंट यू हैव टू रिप्रेजेंट हियर। देखो हियर, feasible region is at point A, E and D। ये लिखना जरूरी है। फिजिबल रीजन के ऊपर कौन से पॉइंट है? ये 3 पॉइंट। नाउ हेडिंग मार के ले लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नंबर 1 Z। मेरा स्टाइल देख, ए करके मैंने ब्रैकेट मारा है Z के नीचे। इससे पता चलता है कि Z वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एट पॉइंट A हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,5। ठीक। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऊपर लिखा है तो ऊपर मांगता है तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मेंशन कर दे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम पास मुझे नहीं करना है। ऐसे एक्स के जगह पे 0 डाल, वाई के जगह पे 5 डाल, क्या आ जाएगा? 5। Z equals to 5। चलो सेकंड Z की वैल्यू ढूंढेंगे एट माई पॉइंट E। बोले तो 1/2, 5/2, 1/2, 5/2, 7 into 1/2 plus 5/2, 7/2 plus 5/2, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 12/2 going to be 6। चल नेक्स्ट Z का वैल्यू निकाल। कौन से पॉइंट पे है जी? D पॉइंट। D। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,0 ले ले। 7 into 3 plus 0 बोले तो 21, बोले तो 21। ये मेरा Z का वैल्यू जो मिला है उसके हिसाब से तू बोलेगा तो मुझे ये पता चलता है Z का वैल्यू 5 है, 6 है और 21 है। उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? सर मिनिमम ना? हाँ, अपने को मैक्सिमाइज करना है। हाँ, मिनिमाइज का क्वेश्चन है, राइट। मिनिमम वैल्यू कौन सा है? 5। हाँ, तो वो बेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा और उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कौन सा पॉइंट पे वो बेस्ट सॉल्यूशन आया है। पॉइंट A। पॉइंट ए पे बेस्ट आया है। मिनिमम वैल्यू वी आर गेटिंग 5, बट दैट मिनिमम वैल्यू 5 वी आर गेटिंग ऑन पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 0,5। समझ में आया क्या बोलने का स्टाइल? तो अब मैं इधर कमेंट मारूंगा, नीचे एक मेरे को कमेंट बॉक्स करने का निर्माण। हेंस Z इज मिनिमम एट पॉइंट A। ए, ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट भी लिख 0,5 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 5। खत्म हो गई स्टोरी। ये समझो ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का होता ना तो मैं Z की मैक्सिमम वैल्यू लेता, बराबर है बात? 21। हाँ,
लेकिन अभी फिलहाल इसको मैं वो बीच में लाना नहीं, खाली मैं ऐसे ही बोला इफ यू हैव टू गेट मैक्सिमाइज्ड का क्वेश्चन होता तो मैक्सिमम वैल्यू लेने का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर खत्म। अब आप मुझे बोलेंगे देखो सर ये सबको मैं पूछता हूँ तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पेज में इतने में कंप्लीट हो गया कि पेज पूरा भर गया? अल्फिया, देवांश्री, हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड का पेज पूरा भर गया कि कम पड़ा जगह? बराबर हो गया? मेरा तो देखो इतना जगह बचा है। अरे बोल ना, कोई लोग को तो बोल। वेद, सर कट टू कट आया बराबर। कट टू कट आया है, समझ लेना। अभी मेरा और एक वाक्य सुन लो, जिन लोगों को कट टू कट आया है ना, अभी फिलहाल, हाँ अभी जितना क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं उसके हिसाब से मैंने बोल दिया। वो एग्जाम में तो तुमको स्पेस पे मिलने ही मिलने वाली है ना, जितनी भी स्पेस मिलेगी तुम यूज करना है ना, क्योंकि तुम्हारे को ये वर्किंग किधर दिखाना है आपके आंसर शीट में। और ग्राफ के लिए तो ग्राफ पेपर अलग से मिलने वाला है ना, तो एग्जाम में चिंता नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा अभी भी जो कट टू कट जिसका भी वो थोड़ा जगह और बचे, ऐसा ध्यान रखना। क्योंकि क्योंकि थोड़ा वर्किंग और बढ़ सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन में जिधर आपको 3 कंस्ट्रेंट मिलेंगे। समझता है मैं क्या बोलता हूँ? हाँ सर। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। थोड़ा और कंजर्वेटिज्म के तौर पे आपको लिख के लेने का है, ज्यादा जगह का इस्तेमाल ना हो वैसे लिखने का है, ताकि तुम्हारा लास्ट में स्पेस बच सके। और ग्राफ का तो ग्राफ में एक बात रह गया है मेरा। क्या रह गया? सर स्केल। हाँ, स्केल लिख लो। स्केल लिखने भाई। 1 सेंटीमीटर is equals to 1 unit on both axis। हमने अलग अलग यूनिट नहीं लिया है ना, दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे हमने समान 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर का ही प्रपोर्शन लिया है, तो हमें ये लिख देना है। ग्राफ में कुछ कमी नहीं दिखनी है, एक्स एक्सिस का एक्स, वाई एक्सिस का वाई दिखना चाहिए। ओरिजिन फिजिबल रीजन बराबर शो होता है, फिजिबल रीजन लिखना है। पॉइंट सब प्लॉट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। इक्वेशन जब अब हम एट द एंड ऑफ द लाइन ड्रॉ होने के बाद इक्वेशन भी लिखेंगे, ताकि मालूम पड़े कौन से लाइन का कौन सा इक्वेशन है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। कैसा रहा अपने को ये ग्राफ का अपना मेरा ये लेआउट, या आपको प्रेजेंटेशन कैसा रहा? हेत ऑनलाइन, ऑनलाइन में एकदम मस्त सर। तुम्हारा काम हुआ नहीं उधर बैठ के? मेन वो है भाई, मेरे को चिंता। हाँ सर हो गया। इधर देखने की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा साइमल्टेनियसली तुम्हारा भी बराबर से हो रहा है ना, वो भी मेरा एक चिंता है। कर कृति, यस सर। बराबर हुआ एग्जैक्टली जैसा ग्राफ का हाँ मिलता है सर मुझे? परफेक्टली हुआ। वेरी गुड, अच्छा है। चलो, मेरे को भी तसल्ली होता है सुन के। स्तुति, हाँ सर हुआ। वेरी गुड। तीर्थ, हाँ सर हुआ। बराबर आहे, गुड। हर्षाली, बरोबर झाला? हाँ सर। वेरी गुड। विधि का माइक हाँ सर लो, बराबर। ये कैसे माइक खुल गया अभी? मे बी तब ग्लिच हो रहा होगा और आपका आवाज नहीं आ रही होगी, अच्छा पता अच्छा, नहीं। कोई बात नहीं। बराबर बराबर किया ना परफेक्टली? हाँ सर। यहाँ पे बिंकी का हो गया बराबर? हाँ सर। आर्या, हाँ सर हुआ। अल्फिया कंप्लीटेड? हाँ सर। देवांशरी, हाँ सर। भाई गौतम भाई कुछ तो बोलो। हाँ सर। अरे वाह, ये ग्राफ बड़ा ड्रॉ किया कि नहीं? हाँ सर।
मेरे को फोटो भेज दे जरा व्हाट्सएप पे, हाँ सर भेज दो। मैं भी देखूं तेरा ग्राफ का चित्र। दिया का हो गया? हाँ सर। ए भाई मेहुल, भाई वापस हो गया, रिप्लाई करो, बोलो। अक्षत, हाँ सर। किया, ड्रॉ किया हुआ बराबर? हाँ सर। बराबर। ए आरती, हाँ सर किया। वेरी गुड। चलो भाई तुम्हारा हो रहा है बराबर, मेरे को सुन के अच्छा लगा। तो ये भले मैं आज इधर कंक्लूड करूंगा, मेरे को आगे नहीं बढ़ना है, बट आई एम गोइंग टू टेक दिस वे ऑल दिस क्वेश्चंस। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ूंगा, दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेके आगे बढ़ सकता हूँ मैं, मेरे को एवरेज मिल जाएगा। अभी तुम्हारे को मालूम पड़ गया कैसे करना है। हाँ, हर एक ग्राफ में थोड़ा नया माहौल दिखेगा आपको, क्योंकि सब ग्राफ में ऐसे ही लाइन बनेगी ऐसे जरूरी नहीं है। जो लाइन अलग अलग वे से बन रही है, तो हो सकता है शेडेड पोर्शन के लिए भी आपको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। बट शेडेड पोर्शन सोचने का मैंने तुमको लॉजिक बता दिया, टूवर्ड्स ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये दो मुद्दे पे ही शेडेड रीजन का, फिजिबल रीजन का जो हमारा चर्चा है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं एक बात बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, फिजिबल रीजन जो आपने गलत बना लिया ना, तो आप उसके ऊपर से पॉइंट भी गलत जेड में डालोगे, और जेड में गलत पॉइंट डाल दिया तो खत्म हो गई बात। जेड में वही पॉइंट जाने चाहिए जो फिजिबल रीजन के टच में है, और फिजिबल रीजन जो सही बना होगा ना आपका, तो ही उसके ऊपर के पॉइंट आप बराबर से मेंशन कर सकते हो। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, फिजिबल रीजन बराबर से बनना है। यस, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने का, ग्राफ का काम का तो आपने ऑलरेडी किया भी है, 11th में भी देखा है, स्कूल से भी किया हुआ है। तो ग्राफ बनाने का काम डिफिकल्ट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज अबाउट फिजिबल रीजन। हाँ, तो इसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इन एवरी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, चाहिए तो एक बार और प्रैक्टिस ले लेना ये क्वेश्चन को, और या तो ऐसा ही सिमिलर ग्राफ दिखता है आपको सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर, वैसा वाला कुछ आप देख लो, तो आपको भी थोड़ा मज़ा आ जाएगा करने का। एक आध सोल्ड एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, वो तू करना। पेज 101 पे ये देख, सॉरी 100 पे है, ये मिला क्या? एग्जाम्पल नंबर 2, दो ऐसा ही है सेम, दो इक्वेशन, दो इनइक्वालिटी, दो कंस्ट्रेंट दिया है। ये दिखता है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू? अरे हाँ ना तो फटो। अल्फिया, हाँ सर। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बोला मैं? एग्जाम्पल 2 सर। हाँ, सोल्ड एग्जाम्पल ऐसा ही है सेम। हाँ, आप लोग करना प्रैक्टिस के लिए। चलिए, हियर आई एम एंडिंग द यस सर। सेशन। थैंक यू।